अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हम आज कंटिन्यू करेंगे इनफिनिट इम्पल्स रिस्पांस फ़िल्टर डिज़ाइनिंग का पार्ट 2, या फिर जो लेक्चर हम लोगों ने पिछली दफ़ा पिछले लेक्चर में स्टार्ट लिया था उस टॉपिक को ख़त्म करेंगे आज इंशाल्लाह। हम लोगों ने लेक्चर जहाँ पर ख़त्म किया था पिछला, उसमें हम शेव टाइप 1 फ़िल्टर की डिज़ाइनिंग सीख रहे थे, और उसमें हम गिवन स्पेक्स के लिहाज से ऑर्डर n कैलकुलेट करना सीख चुके थे। उसका एक रिलेशनशिप हम लोगों ने डेवलप किया था कि जो भी हमें प्रोफाइल गिवन हो किसी भी फ़िल्टर की डिज़ाइनिंग के लिहाज से, उसमें हम n कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज अब फ़िल्टर डिज़ाइनिंग का ही दूसरा पार्ट देखेंगे विच इज़ पोल प्लेसमेंट, के एक शेबिशेव टाइप 1 फ़िल्टर में पोल्स की पोजीशन कैसे पता चलती है हमें, या कैसे डिज़ाइन की जाती है। आज हम लोगों ने इंशाल्लाह ये सीखना है। ठीक है, अच्छा, ये प्रोसीजर जो है ना शेबिशेव टाइप 1 फ़िल्टर का, ये थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू बटरवर्थ फ़िल्टर। वो एक खासा सिंपलर पोजीशन था, सॉरी सिंपल मेथड था। इसमें हमें थोड़ी सी जो है ना कुछ मैथमेटिकल प्रोसेस को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि हम इवेंचुअली पोल प्लेसमेंट करना सीख सकें। अच्छा, अब उसमें जो हमारे पास इसका ट्रांसफ़र फंक्शन है, दैट इज़ गिवन बाय दिस रिलेशनशिप। ठीक है, और पोल्स के लिए आपको पता है कि हम इसके जो डिनोमिनेटर है उसको ज़ीरो से इक्वेट करेंगे ताकि हम उसके रूट्स निकाल सकें। ठीक हो गया, ये डिनोमिनेटर को हमने ज़ीरो से इक्वेट कर दिया। अब शेबिशेव पॉलिनोमियल जो हमारे पास है उसका एक्सप्रेशन लिखा जाएगा इस तरह से, और फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, या फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास हैं लिखने के लिए। अच्छा, अब यहाँ से आगे हमें थोड़ा सा सब समझने की ज़रूरत है कि हमने प्रोसीड कैसे करना है। इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे छोड़ के, ठीक है, एक और एक यहाँ समझ यहाँ पे छोड़ के हम लोग एक और चीज़ करने लगे हैं जहाँ जिसका सोल्यूशन हमें यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, अब उसमें हमें थोड़ा सा कॉस हाइपरबोलिक फंक्शंस को देखना पड़ेगा और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हमने करना यूँ है कि अज्यूम करना है कि लेट्स सपोज अब ओमेगा के हमारे पास ओमेगा को एस से जो रिलेट करने का रिलेशनशिप है वो डिफाइन होता है ऐसे। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू एस अपॉन जे, और इसको हम कह देते हैं u प्लस जी। ठीक हो गया। अच्छा, इस असम्पशन के बाद जो हमारा शेबिशेव पॉलिनोमियल है, इसमें हम लोगों ने कॉस इनवर्स ओमेगा की जगह ये टर्म लिख ली जो हम लोगों ने ऊपर से अज्यूम किया है। अब इसको हम लोगों ने कॉस अल्फ़ा प्लस जे बीटा के लिहाज से इसको ओपन करना है, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस एन यू मल्टीप्लाइड बाय कॉस हाइपरबोलिक एन वी, ये जे की वजह से है। ठीक है, माइनस जे साइन एन यू और साइन हाइपरबोलिक एन बी। ठीक है, ये आप अगर नेट पर सर्च करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा कि हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए जब कॉस को सॉल्व करना है तो उसका रिलेशनशिप किस तरह से निकलता है। ठीक है,
अच्छा, अब हम इस सॉल्यूशन को यहाँ पर अप्लाई करने लगे हैं, क्योंकि हम लोगों ने cos n cos इनवर्स ओमेगा का सॉल्यूशन ये निकाला था और यहाँ पर हमारे पास cos n ओमेगा का सॉल्यूशन ये निकला। इसका मतलब ये है कि जो ये एक्सप्रेशन है, ये वाला सारा एक्सप्रेशन, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है, विच इज प्लस माइनस j अपॉन एप्सिलॉन। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम इक्वेशन जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड को अगर कंपेयर करें, कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, तो एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं ये, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन के राइट साइड पे कोई भी रियल कोफिशिएंट नहीं है, तो हमारे पास जो रियल कोफिशिएंट है चूंकि वो ज़ीरो है, तो एक इक्वेशन ये लिखी जा सकती है। अच्छा, अब हाइपरबोलिक फंक्शन चूंकि कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, सिंस दिस इज नेवर इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब ये है कि cos n u मस्ट इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से हम, because there can be many possible values of u to fulfill this equation. In fact, 2n values होंगी, 2n multiplied by n values, ठीक है, तो u of k इक्वल हो जाएगा इसके such that k varies from 0 to 2n minus 1, ठीक है, k ये वाली वैल्यूज़ होंगी और उस लिहाज से u के जो है वो उसको हम ये कह सकते हैं। अब u के जो है ना, ये हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज हमें यहाँ पर u और v, हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो अज्यूम कर लिया, लेकिन u और v हमारे पास अननोन है, तो हमने u और v को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, और उसमें u हम लोगों ने इस तरह से फाइंड आउट किया कि चूंकि रियल कोफिशिएंट हमारे पास ज़ीरो है, तो एक इस इक्वेशन को देखकर एक इक्वेशन हम लोगों ने ये लिखी, यहाँ से आगे प्रोसीड करके हमने u ऑफ k की ये वैल्यू निकाल ली। अब आगे चलते हैं, ये जो इमेजिनरी कंपोनेंट्स हैं इनको ज़रा रिलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास v क्या आता है। अच्छा जी, इमेजिनरी कंपोनेंट्स अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पर एक माइनस आएगा इक्वेशन की वजह से, ठीक हो गया। और उसके बाद बिकॉज यू हम ऑलरेडी डिटर्मिन कर चुके हैं और उस यू को हम यहाँ पे जब प्लग इन करें, तो मतलब यू के हम लोगों ने जो भी 2n वैल्यूज़ निकाल ली हैं, वो जब वैल्यूज़ प्लग इन करें, तो वंस वी गेट +1 एंड फॉर द इमीडिएटली नेक्स्ट यू वी गेट -1, तो ये फ्लक्चुएट करता रहेगा +-1 में। अब ये वाली जब यहाँ पे हम प्लग इन, ये मिल गया हमें, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ी सी और कैलकुलेशंस हम करेंगे, तो हमें v मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास v भी आ गया, v की एक ही वैल्यू होगी, अनलाइक u ऑफ k जिसमें हमारे पास 2n वैल्यूज़ u की होंगी, ठीक है। अच्छा, तो फाइनली हम लोगों ने जो शुरू में असम्पशन की थी, उसके हिसाब से we are left with something like this, uk plus jv, ठीक है, और s अपॉन j हमारे पास आ गया cos ऑफ uk प्लस jv, ठीक है, और s हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा।
अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा वाले रिलेशनशिप से, अल्फ़ा प्लस बीटा वाला रिलेशनशिप डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे जे भी है, तो अल्फ़ा प्लस जे बीटा के लिहाज से बेसिकली आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर, अच्छा ये एस के इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास यू के आ चुका है। ठीक है, वैसे तो आई शुड हैव रिटन के ओवर हेयर टू, क्योंकि के की न्यूमरस वैल्यूज़ हैं तो उस लिहाज से एस की सिर्फ एक वैल्यू तो नहीं होगी। यू के चेंज होता जाएगा तो यू चेंज होता जाएगा तो एस भी चेंज होता जाएगा। ये यहाँ बस आ गया। ठीक है, और फर्दर इसको हम लिख सकते हैं जे को जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कंपोनेंट्स के साथ, तो हमें ये मिलता है। ठीक है, ये बेसिकली एस के की वैल्यू आ गई, और इसमें अगर हम थोड़ा सा मज़ीद गौर करें तो जो ये कंपोनेंट है हमारे पास, दिस इज़ बेसिकली एस का रियल पार्ट विच इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। मैं सिग्मा के से लिख रही हूँ क्योंकि हमारे पास इसकी भी के वैल्यूज़ आएंगी, वे के वेरीज फ्रॉम 0 टू 2n-1। और ये जो जे के साथ जो भी एक कंपोनेंट है, दिस इज़ फॉर ओमेगा के, बिकॉज यू नो कि एस को बेसिकली जो हम वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म, लेप्लास डोमेन, जो भी लेप्लास का एक वो ग्राफ बनता है, तो उसमें एस जो है वो इक्वलेंट होता है इसके। ठीक है, वी नो दैट। तो बेसिकली ये हमारे पास सबके पोल्स जो है ना हमारे शेबिशेव टाइप 1 फिल्टर के, उनकी ये लोकेशंस हमें मिल गई हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व भी करके देख लेते हैं। एग्जांपल एक है कि हम लोगों ने जो पहले बल्कि एग्जांपल की थी ना, लास्ट लेक्चर में की थी, लेट मी सी के उसके स्पेक्स क्या थे, ताकि हम, हाँ वही से हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने एग्जांपल एक लास्ट क्लास में की थी जिसमें बिकॉज दिस इज़ ऑलवेज अज्यूम टू बी वन स्टॉप बैंड फ्रिक्वेंसी हमारे पास ये थी एज्यूम्ड, और अटेनुएशन हमारे पास जो एज्यूम थी वो ये, और एप्सिलॉन वाज दिस। ठीक है, और यहाँ से इसको हमने सॉल्व करके n की वैल्यू 2 कंप्यूट की थी। ठीक है, अब इसी फिल्टर के लिए हम ज़रा पोल्स भी देख लेते हैं। अब हमारे पास जो k यहाँ पे वेरी होगा, n की वैल्यू 2 होने की वजह से k विल बी वेरीड फ्रॉम 0 to 3। ठीक है, तो s ऑफ 0 देखते हैं पहले कि क्या आएगा। हम लोगों ने इस रिलेशनशिप को यूज़ करना है, तो उससे पहले फिर आपको u ऑफ a की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, u ऑफ k आई एम अज्यूमिंग कि आप निकाल सकते हो जो u ऑफ 0 आएगा। ठीक है, दैट विल बी पाई बाय 4 साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक यानी कि जो v है दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। और v कैलकुलेट कैसे होता है, या इस केस में कैसे कैलकुलेट होगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ दिस थिंग एप्सिलॉन। ठीक है, ये यहाँ पे इसका साइन हाइपरबोलिक आप हमें कंप्यूट करना है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है दैट वुड बी -0.6571, और S0, अच्छा नहीं साथ, अभी हम लोगों ने जो सिर्फ हम लोगों ने अभी वो निकाला है सिग्मा के जी। अभी हमारे पास ओमेगा के का एक्सप्रेशन रहता है। ओके, तो दैट वुड बी cos पाई बाय 4 multiplied by cos hyperbolic 0.6571, और जो हमें इसी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी -0.5
प्लस जे 0.8653। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है SO1। अच्छा, मैं अब SO1 को भी थोड़ी सी डिटेल से लिख देती हूँ। S2 और S3 मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिखूँगी। अब ये U(1) है, ठीक है। ये हमारे पास आएगा -0.5 माइनस जे 0.8653, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास S2 और S3, वो इस तरह से आएंगे, ठीक है। तो शेबिशेव फिल्टर में जो पोल प्लेसमेंट है उसका प्रोसीजर ये होता है जो भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। ओके, अब जो यहाँ पे हम शेबिशेव फ़िल्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। और जो तीसरी तरह का फ़िल्टर हम लोगों ने देखना है, या आप दूसरे फ़िल्टर का पार्ट भी समझ लो, दैट इज़ शेबिशेव टाइप 2 फ़िल्टर, ठीक है। शेबिशेव टाइप 2 फ़िल्टर भी हम बहुत डिटेल से नहीं देखेंगे, क्योंकि दैट इज़ वेरी मच रिलेटेड विद टाइप 1। उसमें मैंने आपको ये इस चीज़ का जिक्र किया था कि टाइप 2 फ़िल्टर में हमारे पास जो पास बैंड है दैट इज़ मैक्सिमली फ्लैट, और ट्रांजिशन रीजन के बाद हमारे पास रिपल्स जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। दैट इज़ गिवन बाय सिग्मा 2 एंड दैट इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास पास बैंड फ्लैट हो गया और हमारे पास रिपल्स जो हैं वो स्टॉप बैंड में या टाइमेशन स्टॉप बैंड में है। तो डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट कि हमें कौन सी चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली चाहिए, हम अपने ऑर्डर को हाफ रखते हुए शेबिशेव 1 या शेबिशेव 2 फ़िल्टर चूज़ कर सकते हैं। इस केस में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है दैट इज़ गिवन बाय दिस फंक्शन -1, ठीक है। और फिर उसको अगर आप, चूँकि ये इसमें इस चीज़ की पावर -1 है, और एक और तरीका इसको लिखने का हो सकता है। इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का एक्सप्रेशन आएगा। ऐसा इसमें जो n की कैलकुलेशन है ना वो बिल्कुल मतलब फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं n कैलकुलेट करने के लिए, ऑर्डर डिटरमिन करने के लिए, दैट इज़ सेम विच इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द ऑर्डर इन टाइप 1 फ़िल्टर, ठीक है। तो n की कैलकुलेशन तो वैसी ही होती है। और जो हमारे पास पोल प्लेसमेंट है वो भी लगभग वैसे ही है, मतलब उसके लिए आपको एस ऑफ के तो फाइंड करना पड़ेगा बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने टाइप 1 फ़िल्टर में सीखा, ठीक है। ये वाला काम तो करना पड़ेगा। और उसके बाद लेट मी राइट है, क्योंकि ये जो हम लोगों ने टाइप 1 फ़िल्टर में सीखा था तो ये आप लोगों ने वहाँ से किया। और उसके बाद, या इसको मैं लेट मी राइट दिस थिंग ओवर हेयर सो दैट हमें पता हो कि हम टाइप 1 फ़िल्टर की बात करें। और उसके बाद टाइप 2 फ़िल्टर के जो पोल्स हैं दैट आर डिटरमिन्ड थ्रू दिस इक्वेशन, ठीक है। इसमें यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है विच दिस इज़ वो हम लोगों ने टाइप 1 फ़िल्टर में जिस तरह से फाइंड आउट किया था हम वैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद ये वाला प्रोसीजर कैरी आउट होता है। आपको पता है कि ओमेगा सी
अभी तक हम लोग 1 लेते आ रहे हैं ताकि अब हमारे ज़रा फॉर्मूले थोड़े से आसान हो जाएं, लेकिन दिस विल ऑलवेज नॉट बी द केस, दिस में नॉट बी द केस ऑलवेज। ओमेगा सी हम ऑफ कोर्स नॉन यूनिटी इसकी वैल्यू लेंगे आगे, तो जो भी ओमेगा सी की वैल्यू होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस रिलेशनशिप के थ्रू टाइप 2 फिल्टर के पोल्स डिटर्मिन किए जाएंगे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसकी आगे डेरिवेशन की तो ज़रूरत नहीं है। और फिर हमारे पास एलिप्टिक फ़िल्टर्स होते हैं, इसका बस मैं सरसरी से थोड़ा जिक्र करूँगी। डिज़ाइन प्रोसीजर्स हम लोगों ने सीखने थे वो यही तीन होते हैं, बटरवर्थ, चेबीशेव टाइप 1, चेबीशेव टाइप 2। इसमें और इसकी वजह ये है कि बेसिकली हाथ से निकालने जाने वाले जो डिज़ाइंस हैं वो सिर्फ इन्हीं के पॉसिबल हैं। उसके बाद हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए फिर हम एक्सप्रेशंस तो देख सकते हैं लेकिन हम उसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। मसलन इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसका फंक्शन दिया जाता है इस तरह से, ठीक है। अब इसमें जो ये फंक्शन है इट इज़ कॉल्ड जैकोबियन एलिप्टिक फंक्शन। जैकोबियन एलिप्टिक फंक्शन, इसके लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है, वो न्यूमेरिकली या थ्रू कैलकुलेटर नहीं निकाला जा सकता, ठीक हो गया। तो फिर इसको आगे फर्दर सीखना या डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हमें बटरवर्थ, चेबीशेव 1, चेबीशेव 2 इनकी थोड़ी डिज़ाइन प्रोसीजर समझ आ गई है, तो कभी अगर हमें ज़िंदगी में इलेक्ट्रिकल फ़िल्टर डिज़ाइन करना पड़े तो फिर हमारे लिए उसको समझना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे छोड़ेंगे और बल्कि इस टॉपिक को भी अब यहाँ पे छोड़ेंगे क्योंकि हम सपोजिटली डिज़ाइन करना सीख चुके हैं। हम लोगों ने इसे एक स्टेप आगे जाना है कि जहाँ पे हम लोगों ने ये थोड़ा सा देखना है कि अगर तो हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नॉन यूनिटी हो या फिर हमें लो पास फिल्टर के अलावा कोई और फिल्टर डिज़ाइन करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तभी हम ट्रांसफॉर्मेशंस सीखने लगे हैं। फ्रॉम लो पास फिल्टर टू अदर फिल्टर्स, ठीक है। अब हम लोगों ने इसका जो अज्यूम करना है वो ये है कि हमारे पास जो हमें चीज़ डिज़ाइन करनी आती है दैट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर एंड इट इज़ डिफाइंड थ्रू दिस रिलेशनशिप, ठीक है। एक बटरवर्थ फिल्टर जिसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 रेडियंस पर सेकेंड हो वो हमें डिज़ाइन करना आता है, और दैट पर्टिकुलर फिल्टर इज़ गिवन बाय दिस रिलेशनशिप, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से आगे फिर अब ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं वो शुरू होती हैं। मसलन सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि एक लो पास फिल्टर जैसा कि ये फ़िल्टर है जिसमें ओमेगा सी की वैल्यू 1 थी, हमें एक लो पास फिल्टर ही डिज़ाइन करना हो लेकिन किसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। ये हमारे पास एक लो पास फिल्टर है बटरवर्थ जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 है। अब लेट्स सपोज हम एक लो पास फिल्टर डिज़ाइन कर 1 के अलावा कुछ और हो, ठीक है। तो ये जो बेसिकली चीज़ है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है कि दिस थिंग वी हैव गॉट ऑलरेडी, और इसकी अवेलेबिलिटी के बाद हम एक और फिल्टर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं विद नॉन यूनिटी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो वो हम कैसे करेंगे? मसलन अब एक नई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें 5 चाहिए, या कहने का मतलब ये है कि हम एक फ़र्स्ट ऑर्डर फिल्टर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जिसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट 5 है। तो अब होगा यूँ कि उस फिल्टर या उसके फंक्शन एस को रिलेट करेंगे हम ऑलरेडी डिज़ाइंड फिल्टर के फंक्शन एस डैश के साथ इस तरह, ठीक है। और जो नया फिल्टर हमने डिज़ाइन कर रहे हैं उसको एच ऑफ एस कहेंगे, ठीक है। जो ऑलरेडी हमें जो डिज़ाइन करना आता है या जिसका डिज़ाइन अवेलेबल है हमारे पास उसका नाम मैंने एस डैश रखा है। जो नया फिल्टर मैंने डिज़ाइन करना है उसको मैं एच ऑफ एस कह रही हूँ। वो चूँकि मुझे डिज़ाइन पुराने फ़िल्टर को इस्तेमाल करते हुए करना है तो लेट मी राइट दिस थिंग ओवर हेयर कि मुझे किसी तरह अपने इस एस को उस एस डैश के साथ रिलेट करना है, और रिलेशनशिप के लिए मेरे पास ये वाली क्वेश्चन है। तो इसको फर्दर मैं लिख सकती हूँ ऐसे, और चूँकि मेरे पास ओमेगा सी की वैल्यू है तो
ये आ गया। तो ये अब जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, ये बेसिकली मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर का ट्रांसफ़र फंक्शन है, लेकिन इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी अब 5 रेडियंस पर सेकंड है। तो मेरे पास अब कोई भी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हो तो इस फॉर्मूले के थ्रू मैं अपने फ़िल्टर को डिज़ाइन कर सकती हूँ, ठीक है। गिवन दैट उसका ऑर्डर 1 हो। अगर उसका ऑर्डर 1 नहीं होगा तो हम वो भी देख लेते हैं। बेसिकली उसके लिए भी ये होता है कि हमारे पास ये फंक्शन तो बाहर हाल अवेलेबल होता है। अगर उसका ऑर्डर 1 नहीं होगा कोई और, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पर्टिकुलरली उसका जो है ना डिनोमिनेटर वो चेंज हो जाएगा और वो हमारे पास अवेलेबल होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने करना बस ये होगा कि एस डैश और नए फिल्टर के एस को रिलेट हम लोगों ने इस मेथड से करना होगा, इस इक्वेशन से करना होगा, ठीक है। और जब हम ये प्लग इन करेंगे तो हमारे पास नया फ़िल्टर नई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ डिज़ाइंड मिल जाएगा हमें, ठीक है। प्लीज़ सी कि आप लोगों को ये बात समझ आई हो। ओके, मेरे पास अगली जो रिक्वायरमेंट है या जो हम लोगों ने देखना है वो ये है कि एक लो पास फ़िल्टर ओमेगा सी इज़ इक्वल टू 1 के साथ हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। और हम लोगों ने बनाना है एक हाई पास फ़िल्टर और उसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कुछ और लेट्स सपोज अभी 2 या 3 कोई भी हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर नया फ़िल्टर जो मुझे डिज़ाइन करना है उसको मैं स्टैच के साथ रिलेट करूँगी ऐसे, ठीक है। और नए फ़िल्टर जो कि अब एक हाई पास फ़िल्टर है विद नॉन यूनिटी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, उसका जो डेनोटेशन है वो एच ऑफ एस से की जाएगी। और इस तरह से डिटरमिन किया जाएगा उसका ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास एक लो पास फ़िल्टर इस इन स्पेक्स के साथ डिज़ाइंड है और मुझे डेवलप करना है एक बैंड पास फ़िल्टर जिसमें मैं लोअर फ्रिक्वेंसी को ओमेगा एल ओके, इसको लोअर हायर इसको नो इट शुड नॉट बी सी, इट शुड बी यू, ओमेगा एल ओमेगा यू, यस। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप लिखा जाएगा दैट वुड बी ओमेगा एल ओमेगा यू एस ओमेगा यू माइनस ओमेगा एल, ठीक है। और फाइनली अगर हमें बनाना है एक लो पास फ़िल्टर की अवेलेबिलिटी है हमारे पास और हमें बनाना है एक बैंड स्टॉप फ़िल्टर विद दीज कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज, तो अब जो एस डैश लिखा जाएगा आपको देख के पता चल रहा होगा कि इट इज़ एग्जैक्टली इनवर्स ऑफ बैंड पास फ़िल्टर, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें समझ भी आ जाए कि ये इस्तेमाल कैसे करना है इन फॉर्मूलाज को। अच्छा जी, हम लोगों ने डिज़ाइन करना है एक बैंड पास फ़िल्टर सच दैट कि उसमें लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज़ 10 रेडियंस पर सेकेंड और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज़ 20 रेडियंस पर सेकेंड। और उसके अलावा रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ओमेगा इट यू कैन से इट ओमेगा एस, ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 50 के ऊपर 20 dB अटेनुएशन चाहिए, ठीक है। बैंड पास फ़िल्टर डिज़ाइन करना ये उसकी लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, ये उसकी हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है और हमें ये दिस इज सॉर्ट ऑफ डेल्टा 2, ठीक है। उसका जो
स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ गिवन एज 50 रेडियंस पर सेकेंड, और उसके ऊपर हमें जो अटेन्यूएशन चाहिए दैट इज़ 20 dB, ठीक है। तो हम यहाँ से जो पहले जो चीज़ हमें डिटर्मिन करने की ज़रूरत है वो है डेल्टा 2 की वैल्यू, और बिकॉज दिस इज अटेन्यूएशन तो जो रिलेशनशिप इस्तेमाल होगा दैट वुड बी गिवन बाय दिस इक्वेशन, और यहाँ से जब हम डेल्टा 2 इवेल्यूएट करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 0.1, ठीक है। अच्छा, हम एक और चीज़ प्रॉब्लम यहाँ बताना ज़रूरी है कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे बटरवर्थ फ़िल्टर, ठीक है। एक बटरवर्थ फ़िल्टर हमें डिज़ाइन करने के लिए कहा गया है इन स्पेक्स के साथ। अच्छा, अब जो हमारे बैंड पास, बिकॉज लो पास फ़िल्टर हमें बनाना आता है और उसकी भी हमारे पास रिलेशनशिप अवेलेबल है। अगर हमारे पास लो पास फ़िल्टर विद ऑर्डर इज़ इक्वल टू 1 और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज़ इक्वल टू 1 रेंज पर सेकेंड अवेलेबल है, तो वहाँ से जो हम इसको जब रिलेट करेंगे अपने बैंड पास फ़िल्टर के साथ विद दीज लो एंड हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज, तो वो डिफ़ाइन होगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से हम आगे लिख सकते हैं s² + 200 डिवाइड बाई 10s। अच्छा, अब यहाँ पे हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ये जो अटेन्यूएशन हमें गिवन है ये हमारी जो हमने कोने फ़िल्टर डिज़ाइन करना है उसके लिए गिवन है। तो जो अगर हम एक फ़र्स्ट ऑर्डर फ़िल्टर अगर डिज़ाइन करते विद कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज़ इक्वल टू 1, तो उसमें ये जो स्टॉप बैंड फ्रिक्वेंसी है वो उसकी वैल्यू क्या होती, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा से बता दूं कि हमारे पास जो ये गिवन है स्पेक्स की सारी इस लिहाज से गिवन है कि एक लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और एक हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी गिवन है हमें, और साथ हमें गिवन है एक स्टॉप बैंड फ्रिक्वेंसी जिस पे हम 20 dB अटेन्यूएशन की रिक्वायरमेंट है हमारी। हमारे पास जो ऑलरेडी डिज़ाइन अवेलेबल है दैट इज़ ऑन ओमेगा सी इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। जो फ़िल्टर डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम एस डैश कहते हैं, वो हमारे पास ओमेगा सी इज़ इक्वल टू 1 पे डिज़ाइंड है, ठीक है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि उस डिज़ाइंड फ़िल्टर की का ओमेगा एस क्या था या क्या है, ठीक है, ताकि फिर हम उस लिहाज से भी वो हमारे आगे डिज़ाइन प्रोसीजर में इस्तेमाल होगा। तो उसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे लिखा जाएगा आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हमने यहाँ पे क्या किया है। हम लोगों ने जो हमारे पास अवेलेबल या जो अवेलेबल स्टॉप एंड फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर हम फ़िल्टर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं उसको मैप कर रहे हैं कि हमारे पास जो ऑलरेडी डिज़ाइंड फ़िल्टर है उसमें वो पैरामीटर क्या था, ठीक है। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो यू विल गेट ओमेगा एस डैश इज इक्वल टू 4.6। अच्छा, अब हमारे पास ओमेगा एस डैश भी आ गया, डेल्टा 2 भी आ गया। अब n की कंप्यूटेशन हो सकती है। मेरे पास की वैल्यू कैलकुलेटर की कुछ इस तरह से आ रही है चूँकि मुझे इसकी सीलिंग लेनी है तो 1.5 को मैं 2 लिखूँगी, ठीक है। अच्छा, ओके, एक इसमें चीज़ और गिवन है कि हमें जो बनाना है फ़िल्टर दैट इज़ सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ फ़िल्टर। ये प्रॉब्लली मैंने चीज़ मिस की थी। रिक्वायरमेंट हमारी है एक सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ फ़िल्टर डिज़ाइन करने की। तो सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ फ़िल्टर का जो हमारे पास फंक्शन होता है दैट इज़ डिफाइंड एज जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये चीज़ आपके पास अवेलेबल होगी
ऑर्डर के लिहाज से कि ऑर्डर जितना भी हो हम उसको मतलब ये वाला फंक्शन आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इससे आगे फर्दर सारी की सारी स्पेक्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि एस डैश को और एस को कैसे रिलेट करना है। +1, ठीक है। और आगे जब इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन एक बैंड पास फिल्टर का, जिसमें हम लोगों ने जो स्पेक्स देखी हैं उसके लिहाज से डिज़ाइन करना चाहें तो मिलेगा ठीक है। तो ये एक ऐसे बैंड पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है जिसमें लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 10 रेडियंस पर सेकंड, हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 20 रेडियंस पर सेकंड और उसके अलावा एक स्टॉप बैंड फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 रेडियंस पर सेकंड पे हमें अटेन्यूएशन जो है वो विल गेट अटेन्यूएशन बेटर देन 20 dB, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे करना सीखा। अच्छा, अब यहाँ तक तो होपफुली आप पहुँच जाओगे कि मैंने बैंड पास फिल्टर की भी एग्जांपल इसलिए ली थी ताकि हमारे पास, क्योंकि हाई पास बनाना तो आसान है, हाई पास और लो पास फिल्टर बनाना आसान है, बैंड पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होना था, वो मैंने आपको डिज़ाइन बना के बता दिया। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक जो हमने सीखा है वो ये चीज़ सीखी है कि हमें एनालॉग फ़िल्टर यानी कि एच ऑफ एस, एक एनालॉग फ़िल्टर का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसको एच ऑफ एस कहेंगे हम, वो हमें कैसे मिलता है। अभी तक हम लोगों ने पहला पार्ट कंप्लीट किया है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था कि दो पार्ट्स होंगे इसके। एक तो ये चीज़ कि हम लोगों ने एनालॉग फ़िल्टर का ट्रांसफर फंक्शन कैसे ऑब्टेन करना है, और दूसरा पार्ट ये होगा कि अब एच ऑफ एस से आगे हम एच ऑफ जी या एच ऑफ एन तक कैसे जाएं। तो अभी हम ज़रा वो सीखने लगे हैं कि उसका तरीक़ाकार क्या होगा। जो इस टॉपिक का नाम है जिसमें हम लोगों ने एच ऑफ एस से एच ऑफ एन या एच ऑफ जी पे जाना है, वो है इम्पल्स इनवेरिएंट IIR डिज़ाइन, ठीक है। ये उस मेथड का नाम है जो हमें एच ऑफ एस को एच ऑफ जी या एच ऑफ एन में कन्वर्ट करना सिखाएगा। अच्छा, अब पहले हम थोड़ा सा जनरल प्रोसीजर देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी एक या दो एग्जांपल्स भी करके देखेंगे कि अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि एच ऑफ एस हमारे पास अवेलेबल है या होगा, और उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कुछ जनरली इस तरह से। ओके, बस A1S प्लस A0, ओके। यहाँ बस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा एसन। अगर आपको याद हो, एसन का जो मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट है दैट इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम y ऑफ n या y ऑफ t, इस केस में जो होगा y ऑफ t का मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट हम 1 चाहेंगे, इसलिए इसको हमेशा हम 1 रखते हैं। ठीक है, तो जनरली भी अगर आप कंपेयर करो तो ये जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन ऊपर हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, कुछ उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगी, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं कि एच ऑफ एस हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है, जिसकी जेनेरिक फॉर्म या जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। आगे हम लोगों को ये पता है कि क्वांटाइजेशन सैम्पलिंग के बाद
एच ऑफ एन इज़ रिलेटेड टू एच ऑफ टी। ठीक है, इस इक्वेशन या इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाते हुए हम आगे जाएंगे, जहाँ पे टी जो है वो बेसिकली सैम्पलिंग टाइम है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जनरल एक इक्वेशन या रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसफर फंक्शन की। आपको पता है कि उसको फर्दर आपने इन्वर्स क्लास देखते हुए अक्सर ऐसा किया होगा कि उसको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन से सॉल्व किया होगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन का मतलब ये है कि ये आपके पास डिनोमिनेटर के रूट्स आ गए और उसके बाद आपने उसको फाइंड आउट किया होगा कुछ इस तरह से, ये पहला पोल मसलन, ये दूसरा पोल। ठीक है, और ये आपके पास आ गया nth पोल। तो हम जो हम लोगों ने जनरल इक्वेशन इससे पहले लिखी थी उसके बाद उस इक्वेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, होप के ये आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा समझना। अब इसको क्लोज्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है इस तरह से। ठीक है, और अब हमें ये भी पता है कि अगर इस तरह का हमारे पास एक मसलन ये चीज़ हो तो उसका ये हमारे पास अगर लेप्लास डोमेन में हो तो उसका अगर हमने हम इन्वर्स लेप्लास लें, ठीक है, तो उसका जो आंसर लिखा जाएगा दैट वुड बी लाइक दिस। ठीक है, R1 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, वो तो यहाँ पर आ गया। बाकी जो 1/s-p1 है, 1/s-p1, उसका जब हम इन्वर्स लेप्लास लेते हैं, उसको टाइम डोमेन में लिखते हैं, तो ये जो मतलब p1 है ये e की पावर में लिखा जाता है और साथ t लिखा जाता है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें मिलता है। ठीक है, अगर नहीं याद तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा चेक करो, लेकिन अदरवाइज हम लोगों ने लेप्लास इतनी दफ़ा पढ़ा होता है कि हमें ये चीज़ देख के याद आ जाती है। अच्छा, ये अगर हमारे पास एच ऑफ एस हो तो एच ऑफ टी हम लिख सकते हैं, ऊपर वाली क्वेश्चन से ही हम लिखेंगे आर आई साथ ई रेज़्ड टू पावर पी आई टी। ठीक है, अच्छा जो मैंने सैम्पल एक सैम्पलिंग के बाद जो होने वाली सिचुएशन है वो लिखी थी, दैट इज़ गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन एच ऑफ एन टी, वो हम ज़रा यहाँ पे लगाने लगे। ये लिखेंगे हम, ठीक है, और साथ लिखेंगे आर आई ई रेज़्ड टू पावर पी आई एन और टी, और इसको हम कह सकते हैं अब एच ऑफ एन, और इसको हम अब कह देंगे आर आई ई पी आई टी रेज़्ड टू पावर एन। ठीक है, और फाइनली अगर अब हम दोनों तरफ अप्लाई करें z ट्रांसफॉर्म तो h ऑफ z कैन बी गिवन एज, अब मतलब z ट्रांसफॉर्म आपने दोनों तरफ ऑफ कोर्स अप्लाई करना है, तो r i डिवाइडेड बाय 1 माइनस e रेज़्ड टू पावर p i t z इनवर्स। प्लीज़ सी कि आपको ये समझ आए कि कैसे लिखा है। ठीक है, दिस इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हमारे पास एच ऑफ एन में दिस इज सॉर्ट ऑफ एफ आई आर, क्योंकि इसमें लिमिटेड कंपोनेंट्स हैं 1 से लेकर n तक, तो साथ आप अप्लाई करो जी रेज़्ड टू पावर n, जी रेज़्ड टू पावर और जी रेज़्ड टू पावर माइनस n एक साथ मल्टीप्लाई होगा जब हम जी ट्रांसफॉर्म इधर लेंगे तो। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन जो है ये ट्रांसफॉर्म किस तरह से हो जाएगी, प्लीज़ सी के आपको ये समझ आए कि ये हम एच ऑफ जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे हैं। अब इसकी हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। मसलन हमारे पास एच ऑफ एस हम लोगों ने डिज़ाइन किया या हमारे पास अवेलेबल है, और उसका कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से रिक्वायरमेंट ये है कि ये हमारे पास एक एनालॉग फ़िल्टर का ट्रांसफॉर्म गिवन है, या जैसे से हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में डिराइव या डिज़ाइन करना भी सीखा कि एच ऑफ एस डिज़ाइन हम कर चुके, और अब हम लोगों ने एच ऑफ जी
निकालना है कि ठीक है अब कि डिजिटल फिल्टर का ट्रांसफॉर्म जो है वो कैसा होगा। ओके तो पहला स्टेप इसका क्या होता है कि हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन जब हम इसके ऊपर अप्लाई करें तो वी आर लेफ्ट विद दिस थिंग। उसके बाद हम लोगों ने टाइम डोमेन में जाना होता है। टाइम डोमेन में जाने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा या विल बी लेफ्ट विद दिस थिंग। ठीक है टाइम डोमेन में जाने के बाद कैपिटल टी हमें जनरली गिवन होता है और उसके बाद हम लोगों ने जाना है यहाँ पर हम लोगों ने जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप टी को 1 सेकेंड एज्यूम कर सकते हो। ठीक है तो इस एग्जांपल में मैं टी को 1 सेकेंड एज्यूम कर रही हूँ तो एच ऑफ एन वो टी की जगह माइनस एन टी आ गया और ई डिस टू पावर माइनस 2 एन टी आ गया। चूँकि टी को 1 एज्यूम किया कैपिटल टी को तो ये मेरे पास ये इक्वेशन आ गई एच ऑफ एन की। ठीक है और इसके बाद अगर इसके ऊपर अप्लाई किया जाए z ट्रांसफॉर्म तो एच ऑफ z मेरे पास आएगा इसके लिए आएगा 1 माइनस ई टू पावर माइनस 1 z इनवर्स। ठीक है 1 माइनस ई टू पावर माइनस 2 z इनवर्स। ये मेरे पास आ गया डिस्क्रीट फिल्टर का ट्रांसफॉर्म। यहाँ हमारे पास एनालॉग फिल्टर का ट्रांसफॉर्म अवेलेबल था कोई भी गिवन स्पेक्स पे डिज़ाइन होगा और उसको जो है ना डिज़ाइन प्रोसीजर जिसको हम लोगों ने अडॉप्ट करना है जी ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो ये है। ठीक है अच्छा जी एक छोटी सी एग्जांपल और कर लेते हैं। उसमें हम लोगों ने लो पास बटरवर्थ फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर डिज़ाइन करना है। ठीक है लो पास बटरवर्थ फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर डिज़ाइन करना है और हमारे पास ओमेगा सी जो है दैट इज़ गिवन एज 50 रेडियंस पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि कुछ बहुत लंबा चौड़ा डिज़ाइन नहीं करना लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक मैं चाह रही थी कि एक एग्जांपल हम शुरू से लेकर एंड तक करते हैं। ठीक है और उसमें जो दूसरी स्पेक है वो ये है कि 10 dB अटेन्यूएशन हमें चाहिए when omega c becomes omega s becomes greater than or equal to 250। ठीक है अच्छा तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास अवेलेबल डिज़ाइन है दैट इज़ गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक है अब नए केस में हमें चूँकि एक नया फिल्टर डिज़ाइन करना है जिसको हम s जिसके वेरिएबल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीक़ाकार होगा ये और s अपॉन 50 हो जाएगा s डैश। अब चूँकि हमारे पास ये वाला फिल्टर ऑलरेडी डिज़ाइंड है जो कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 1 के ऊपर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है अब हम ये जानना चाहेंगे कि इस डिज़ाइन फ़िल्टर में जो हमें ये सिचुएशन अचीव हो रही है 10 dB अटेन्यूएशन वाली वो कौन सी ओमेगा एस डैश पे हो रही है जैसे हम लोगों ने पहले किया। ठीक है बिकॉज ये वाली ओमेगा एस हमें रिक्वायर्ड फ़िल्टर के लिए या एक ऐसा फ़िल्टर जिसमें ओमेगा सी की वैल्यू 50 है वहाँ पर रिक्वायर्ड है लेकिन जो हमारे पास ऑलरेडी डिज़ाइंड फ़िल्टर है हम उसका ओमेगा एस डैश निकालना चाह रहे हैं जहाँ पर हमें 10 dB अटेन्यूएशन अचीव हो रही है। तो उसके लिए हम करेंगे इस इक्वेशन को यूज़। ठीक है ये रिलेशनशिप इस्तेमाल होगा और इसी कैंसलेशन के बाद हमारे पास जो ओमेगा एस डैश है दैट विल कम आउट टू बी 5। ठीक है अब ऑर्डर की कंप्यूटेशन के लिए हम लगाएंगे ये मैंने 10 dB अटेन्यूएशन से ये डेल्टा 2 की वैल्यू निकाली है। ठीक है और जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपका ऑर्डर जो है वो 1 आएगा। कोर्स सीलिंग फैक्टर अप्लाई करके 0.71 आ रहा है मेरे पास तो उसके ऊपर जब सीलिंग फैक्टर अप्लाई करेंगे तो ऑर्डर विल बी 1। ठीक है तो हमारे पास नए फिल्टर में भी जो ऑर्डर है वो 1 ही रहा है। ओके तो 1
ऑर्डर के साथ हमारे पास जो फ़िल्टर आएगा दैट विल बी 50 प्लस S प्लस 50। ठीक हो गया। और अब हमने यहाँ से जब डिजिटल फ़िल्टर का ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो आया यानी कि इम्पल्स इनवेरिएंट रिस्पॉन्स का मेथड जब हम अप्लाई करेंगे तो h of z would be 50 मेरा ख्याल है यहाँ पर हमें जो कुछ गिवन था या नहीं, कैपिटल टी, ओके, कैपिटल टी की एक वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, जस्ट सेकेंड। तो ये अगर आप यहाँ पे डालोगे तो आपके पास एग्जैक्टली जो एच ऑफ जी है न्यूमेरिकली, मतलब किसी भी वेरिएबल के बगैर, जी तो उसमें रहेगा ऑफ कोर्स, टी की न्यूमेरिकल वैल्यू ये डाल दोगे तो एच ऑफ जी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से यहाँ पर हमारा जो है ना IIR फिल्टर्स का टॉपिक वो कंप्लीट हो गया है। और उसमें मैं कोशिश करूँगी कि एक दो एग्जांपल्स आपको, सॉल्व एग्जांपल्स आपके फ़ोल्डर में भी रख दूं, और अगर आपको बुक से मिलती हैं तो आप प्लीज़ उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि एक आध दफ़ा आपका थोड़ा हाथ बैठ जाए कि डबल IR फ़िल्टर्स जो हैं वो किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, और प्लस उनसे हम डिस्क्रीट फ़िल्टर्स में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा ये वाला यहाँ पर ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।